Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Hello friends. Today I will speak about the 18 video of the geography. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. विद रेफरेंस टू दी इंडियन हिमालय कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हिमालय के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्नो लाइन ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इज एट ए लोअर एल्टीट्यूड देन दैट ऑफ द वेस्टर्न हिमालय. जो ईस्टर्न हिमालय है उसकी बर्फ़ की लाइन जो है नीचे रहती है क्या, वेस्टर्न हिमालय के कंपैरिजन में. सेकंड है द हिमालय इन्फ्लुएंस द पाथ ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लोइंग इन द रीजन. दो हिमालय इन्फ्लुएंस करता है द पाथ ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग इन द रीजन. हिमालय इन्फ्लुएंस करता है जो सब ट्रॉपिकल एरिया में जेट स्ट्रीम्स चलती हैं उनको, एरिया को. थर्ड है रिजर्व ऑफ द एंथ्रासाइट कोल एंड फाउंड इन द हिमालय. एंथ्रासाइट कोल है हिमालय में पाई जाती है. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ये आपका हिंदी में क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है. ए है सेकंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड सेकंड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. इंडियन हिमालय कवर्स नियर अबाउट द 16.2% ऑफ द कंट्री टोटल जोग्राफिकल एरिया. 16% मतलब 16% एरिया कवर करता है लगभग हिमालय. एंड फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द स्नो लाइन ऑन ए माउंटेन इज द बाउंड्री बियॉन्ड विच देर इज ए परमानेंट स्नो. मतलब एक ऐसी बाउंड्री लाइन जिसके आगे परमानेंट स्नो है. द स्नो लाइन लोकेशन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन सच एज एलिवेशन, कितनी ऊंचाई पे है, लैटिट्यूड है, कितनी लैटिट्यूड पे है, प्रोक्सिमिटी ऑफ द सी है, क्लाइमेट कैसा, विंड डायरेक्शन, एक्सपोजर एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप. द एल्टीट्यूड एज वेल एज द लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इज़ लोअर कंपेयर टू द वेस्टर्न हिमालय. तो एल्टीट्यूड कम है जो ईस्टर्न हिमालय की एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालय. ड्यू टू हायर एल्टीट्यूड एज वेल एज लेटीट्यूड द टेम्परेचर इज़ मच लोअर इन द वेस्टर्न हिमालय. वेस्टर्न हिमालय में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो तक चला जाता है. एज ए कंसिक्वेंस द स्नो लाइन इन द वेस्टर्न हिमालय इज़ एट लोअर एल्टीट्यूड देन द ईस्टर्न हिमालय. तो लोअर एल्टीट्यूड में वेस्टर्न हिमालय में ज़्यादा नीचे तक है क्योंकि टेम्परेचर बहुत नीचे तक चला जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द जेट स्ट्रीम इज ए पैटर्न ऑफ द एयर सर्कुलेशन ऑब्जर्व्ड एट द अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर. जेट स्ट्रीम्स डेवलप व्हेन वेयर द मासेस ऑफ द डिफरिंग टेम्परेचर मीट. कई टेम्परेचर के जैसे कोल्ड है, हॉट है, तो उनको मिलना होता है तो वहाँ पे जेट स्ट्रीम बनती हैं. द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज़ द बेस्ट डेवलप इन द विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग एंड एक्सटेंड अप टू द 35 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द 20 डिग्री नॉर्थ. 35 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है. द हिमालय एंड द तिब्बत प्लेटू एक्ट एज ए बैरियर इन द पाथ ऑफ दिस जेट स्ट्रीम. एज ए रिजल्ट जेट स्ट्रीम्स गेट बाइफर्केटेड. वन ऑफ इट्स ब्रांचेस बिलो टू द साउथ ऑफ द हिमालय. एक ब्रांच हिमालय के साउथ तक बहती है और एक ऊपर तक नॉर्थ में बहती है. वाइल द अदर ब्रांचेस फ्लो टू द नॉर्थ ऑफ इट. मतलब वो स्प्लिट हो जाती है हिमालय की वजह से, उसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. द रिजर्व ऑफ द एंथ्रासाइट कोल आर फाउंड इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. जो एंथ्रासाइट है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है. सिचुएटेड बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स. लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और फ्रेंड्स, आप साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा और एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. 72nd क्वेश्चन देख. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया. फर्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ द ग्रोन रैपिडली. मतलब आज़ादी के बाद जूट इंडस्ट्री क्या है इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है. सेकंड है इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ जूट एंड जूट गुड्स. इंडिया क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का. सेकेंड थर्ड है इट इज़ मैंडेटरी टू पैक 100% ऑफ द फूड ग्रेन्स इन डाइवर्सिट जूट बैग. तो जो फूड ग्रेन्स है उनको क्या 100% फूड ग्रेन्स को जूट बैग में ही पैक करना कंपलसरी है.
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है थर्ड ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, और सी है फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। जूट क्या है? जूट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल नेचुरल फाइबर्स एंड कैन पॉसिबली एन अल्टरनेटिव टू द प्लास्टिक। जूट प्लास्टिक का अल्टरनेटिव हो सकता है। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार आर द मेजर जूट ग्रोइंग स्टेट्स इन द कंट्री विच अकाउंट फॉर 98% ऑफ द कंट्री जूट एरिया। तो ये 98% जूट एरिया कवर करता है प्रोडक्शन का और जूट एरिया का, असम, बंगाल और बिहार। द फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टैब्लिश इन रिसरा, बंगाल, नाउ वेस्ट बंगाल है, ऑन द रिवर हुगली नियर द कलकत्ता इन 1855। 1855 में पहला एस्टैब्लिश किया गया था जूट मिल, और ये वेस्ट बंगाल में एस्टैब्लिश किया गया था हुगली रिवर पे। जूट कल्टीवेशन के लिए क्या कंडीशन हो चाहिए? जूट इज ए क्रॉप ऑफ द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब गर्म और नम होना चाहिए क्लाइमेट। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर वेरिंग 24 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री एंड हैवी रेनफॉल 120 to 150, रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी ऑफ 70 to 90%। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। पोस्ट पार्टीशन ऑलमोस्ट ऑल जूट ग्रोइंग एरिया वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान। जो पाकिस्तान जैसे ऑलमोस्ट एरिया जो है ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था, क्योंकि पहले पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट में बांटा गया था। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। द प्रेजेंट डे बांग्लादेश, इंडिया इज लेफ्ट विद द जूट मिल्स, मतलब कम इंडिया में जूट मिल रह गए। एज ए रिजल्ट इंडस्ट्री टुक ए ब्लो एंड डिक्लाइन रैपिडली, नीचे गिर गई। लेटर एफर्ट्स वर मेड टू रिवाइव द इंडस्ट्री, बाद में इंडस्ट्री को रिवाइव किया गया। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ द रिसेंट इम्प्रूवमेंट इन द कल्टिवेशन ऑफ द जूट टू द बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रा जूट एंड जूट गुड्स। तो इंडिया ने एडवांटेज लिया, रिसेंट जो इम्प्रूवमेंट है उसमें हो गया प्रोड्यूसर में, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रा जूट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर द जूट पैकिंग मटेरियल्स कंपलसरी यूज इन पैकिंग कमोडिटी एक्ट है, मतलब जूट का कंपलसरी एक्ट 1987 का एक्ट है। इट इज़ मैंडेटरी टू इन इंडिया टू पैकेज फूड ग्रेन्स इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग्स। द लेटेस्ट अक्टूबर 2020 notification extend mandatory packaging to the 100% of the food grains and 20% of the sugar in diversified jute bags। तो 100% फूड ग्रेन्स तो आपके जूट बैग में पैक होने ही है, 20% शुगर भी आपकी जूट बैग में पैक होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73rd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग which of the following statements is or are correct? First है, it was originally promoted by the Professor M.S. Swaminathan as an alternative to the Green Revolution method। ये ओरिजिनली प्रमोट की गई थी प्रोफेशनल M.S. स्वामीनाथन के द्वारा एज एन अल्टरनेटिव टू द ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड। तो उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड का अल्टरनेटिव रूट था ये। सेकेंड है, इट इज़ ए मेथड ऑफ द केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ड्रॉन फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस। ये मेथड केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ड्रॉन है फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस। थर्ड है, वर्मी कंपोस्टिंग वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ यूजिंग अर्थ फॉर्म्स एज ए मीन्स टू इनहांस ऑर्गेनिक वेस्ट कंजर्वेशन। ऑर्गेनिक वेस्ट कंजर्वेशन करने का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका करेक्ट आंसर बी है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ द केमिकल फ्री एग्रीकल्चर विच डज नॉट नीड द फार्मर्स टू स्पेंड मनी ऑन द इनपुट्स और टेक लोन्स टू बाय देम। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड क्या है? केमिकल फ्री एग्रीकल्चर के लिए, विच डज नॉट नीड फार्मर्स टू स्पेंड मनी ऑन द इनपुट्स एंड टेक लोन्स टू बाय देम। तो उनको लोन लेने की जरूरत नहीं है, कम खर्चे में प्रोडक्शन लेने के बाद है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कुड बी रिड्यूस, फार्मिंग कैन बी मेड इनटू द जीरो बजट एक्सरसाइज। तो उसको ही जीरो बजट एक्सरसाइज बोलते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रमोट्स द एप्लीकेशन ऑफ द जीवामृता, ए मिक्सचर ऑफ द फ्रेश देसी काउ डंग, मतलब इसमें गाय का गोबर की मिक्स करके जीवामृता, उसमें मान लो आपका जो बीज है उसको मिक्स कर देते हैं। एज देसी काउ यूरिन जैगरी गुड और प्लस फ्लोर, उसका आटा, वाटर एंड सोयल ऑन द फार्म लैंड,
It is a fermented microbial culture that adds nutrients to the soil and acts as a catalytic agent to promote activity of microorganism and earthworms. जिससे क्या है, ये चीज़ मिलाने से गाय का गोबर, यूरिन और गुड़ और थोड़ा आटा जो पल्स है, मान लो दालों का फ्लोर जो बोलते हैं, तो पानी और उसमें फार्म लैंड में मिला देंगे, जिससे क्या है ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे। बीज अमृता इज यूज्ड इन टू ट्रीट सीड्स। बीज अमृता क्या है, बीज को ट्रीट करने के लिए करते हैं। बीजामृता, जीवामृता, उसको आपकी अर्थ में मिक्स कर देते हैं, जो बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉन्कोटेशन यूजिंग नीम स्लीव्स, नीम की पत्तियाँ यूज करते हैं, एंड पल्प, उसका पल्प यूज किया जाता है। टोबैको एंड ग्रीन चिलीज आर प्रिपेयर्ड फॉर इंसेक्ट्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट। ग्रीन चिली से पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, या नीम की पत्ती से, या टोबैको तम्बाकू से, और या ग्रीन चिल्ली से। तो इनसे एक हर्बिसाइड्स बनाया जाता है जिससे कीड़ों को मारा जाता है। और इट आल्सो प्रमोट सोयल एरेशन, सोयल में हवा पास होगी। मिनिमल वाटरिंग है, ज़्यादा कम पानी लगेगा। इंटरक्रॉपिंग बर्ड्स एंड टॉप सोयल मल्चिंग एंड डिस्करेजेस इंटेंसिव इरिगेशन डीप प्लोइंग। तो इंटेंसिव इरिगेशन को और डीप प्लोइंग का होगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। इट वॉज ओरिजिनली प्रमोटेड बाय द एग्रीकल्चरलिस्ट सुभाष पालेकर हु डेवलप्ड इट इज in the mid 1990 as a alternative to the green revolution method, which were driven by the chemical fertilizer, pesticides and intensive irrigation। ये ओरिजिनली प्रमोट की गई थी एग्रीकल्चर जो सुभाष पालेकर जी हैं, हु डेवलप्ड इन द मिड 1990 में इन्होंने जनरेट किया था, प्रोड्यूस किया था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड के अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होते थे। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ ए मेथड ऑफ द केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ड्रॉन फ्रॉम द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो केमिकल फ्री है क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ें यूज की जाती हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वर्मी कंपोस्टिंग विच इज़ ए मेथड ऑफ यूजिंग अर्थवर्म्स एज ए मीन्स टू एनहांस ऑर्गेनिक वेस्ट कंजर्वेशन इज नॉट सपोर्टेड इन दी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। वर्मी कंपोस्टिंग अलग होता है क्योंकि यूजिंग अर्थवर्म्स एज ए मीन्स टू एनहांस, उसमें क्या है, केंचुए छोड़ दिए जाते हैं आपकी अर्थ में और उसको अलग है। दिस वर्म्स एब्जॉर्ब टॉक्सिक मेटल्स एंड पॉइजन ग्राउंड वाटर एंड सोइल। वो पॉइजन ग्राउंड वाटर को भी चूस लेते हैं, वो अलग है वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द मेडिन जूलियन ऑसिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है लॉन्गर द साइकिल ऑफ द MGO बेटर द इंडियन मानसून। तो MGO का साइकिल लंबा होगा तो वैसे ही मानसून अच्छी होगी। सेकंड है व्हेन इट इज़ ओवर द इंडियन ओशियन ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट ब्रिंग्स गुड रेनफॉल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तब मतलब इंडियन ओशियन में क्या है, मानसून ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा रेनफॉल लेके आएगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। थर्ड है द इफेक्ट ऑफ द मेडन जूलियन ओशंस इज विटनेस इन द रीजन बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के इक्वेटर के यहाँ पे पाई जाती हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। मेडन जूलियन ओसिलेशन कैन बी डिफाइंड एज ए ईस्टवर्ड मूविंग पल्सेज ऑफ द क्लाउड्स, मतलब ईस्ट साइड में जाते हैं बहते क्लाउड्स के बादल, विच कोज रेनफॉल नियर द इक्वेटर दैट टिपिकली रिकर्स एवरी 30 to 60 days. It is a transversing phenomena and it is most prominent over the Indian Pacific Ocean. इंडियन पैसिफिक ओशियन के ऊपर ज़्यादा ये फिनोमिना पाया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। इट हैज़ आल्सो बीन एस्टैब्लिश देयर दैट इफ़ द पीरियोडिसिटी ऑफ द MJ इज़ नियरली 30 days, अगर 30 दिन होती तो ये एस्टैब्लिश हो सकता था। देन इट ब्रिंग्स ए गुड रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इफ़ अबव 40 दिन, अगर 40 दिन से ज़्यादा होती है तो MJ डज नॉट गिव गुड सोवर्स, रेनफॉल नहीं देता। कुछ इवन लीड टू ड्राई मानसून, शॉर्टर द साइकिल ऑफ द MGO, बेटर द इंडियन मानसून। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द जर्नी ऑफ द MGO गोज थ्रू द 8 phases। जो मेडन जूलियन ओसिलेशन है उसकी 8 phases के थ्रू जर्नी जाती है। व्हेन इट इज़ ओवर द इंडियन ओशन ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट ब्रिंग्स गुड रेनफॉल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जब ये इसका ओशियन से पार हो जाती है इंडियन मानसून तो ये गुड अमाउंट ऑफ द रेनफॉल लेके आता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। MJO इज ए ट्रावर्सिंग फिनोमिना।
It brings major fluctuation in the tropical weather on the weekly to monthly time scales. The effect of the MJ is witnessed mainly in the tropical region in the band between 30 degree north and 30 degree south of the equator. तो MJ क्या है? ट्रांसविंग फिनोमिना है. इट ब्रिंग्स मेजर फ्लक्चुएशन इन द ट्रॉपिकल वेदर ऑन द वीकली और मंथली टाइम स्केल. द इफेक्ट ऑफ द MJ विटनेस मेनली द ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा इसका इफेक्ट दिया जा सकता है. 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर देखा जा सकता है MJ का ज़्यादा इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पेयर्स दिए हुए हैं. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. जैसे किस में क्या मिक्स होता है. जैसे सीरियल नंबर है. कॉमन अडल्टेंट है, फूड प्रोडक्ट है. फर्स्ट है शुगर सिरप में हनी में मिलाया जाता है क्या? यूरिया. मिल्क मतलब मिल्क में यूरिया मिलाया जाता है. एनिमल बॉडी फैट घी में मिलाया जाता है. पपाया सीड्स ब्लैक पेपर में मिलाया जाता है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो इसका आंसर डी है. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय द सेंटर ऑफ द साइंस एंड इन्वायरमेंट 10 आउट ऑफ द 13 ब्रांड फेल्ड इन द क्वालिटी टेस्ट. मतलब 13 ब्रांड जो हैं हनी के टेस्ट किए गए उनमें से 10 फेल हो गए. द इन्वेस्टिगेशन आल्सो अनकवर्ड दैट इंडियन कंपनीज इन द बिजनेस ऑफ द हनी वर इम्पोर्टिंग सिंथेटिक शुगर सिरप्स फ्रॉम द चाइना फॉर द अडल्टरिंग विद द हनी. तो सिंथेटिक हनी मंगाया जाता है बाहर से मिलाने के लिए चाइना से. बिलो इज लिस्ट फॉर अडल्ट्रेंट्स एडिड टू द फूड प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द हार्मफुल इफेक्ट्स. तो ये नीचे दिए गए ये दिए हुए अडल्ट्रेंट्स जो भी है तो ये सारे ही करेक्ट हैं कि यूरिया में मिलाया जाता है, दूध में बनाने के लिए मिलाया जाता है, शुगर सिरप हनी में मिलाई जाती है और पपाया सीड्स ब्लैक पेपर के काम में लिए जाते हैं. तो ये सारे ही करेक्ट हैं. 76 क्वेश्चन है. ये दिए हुए पेयर्स. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और रिवर है. ये कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और रिवर कौन सी पे है? फर्स्ट है पुलिचिंतला कृष्णा नदी पे, अलमाटी गोदावरी पे, इडुक्की पेरियार पे या सोमाशिला तुंगभद्रा पे. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. मतलब कौन सा करेक्ट मैच है? ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है सेकंड थर्ड फोर्थ. तो इसका सी सॉल्यूशन है. ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ए सिस्टम विद 3 पार्ट्स. ए पावर प्लांट वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस. पावर प्लांट उसको बोलते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ए डैम दैट कैन बी ओपनड और क्लोज टू कंट्रोल द फ्लो. कोई भी डैम है, बांध है, वो ओपन या क्लोज किया जाता है फ्लो के कंट्रोल के लिए. एंड ए रिजर्वायर वेयर वाटर इज स्टोर. या रिजर्वायर उसको बोलते हैं जहाँ पे पानी स्टोर होता है. द वाटर बिहाइंड द डैम फ्लोज थ्रू एन इनटेक एंड पुशेज अगेंस्ट द ब्लेड्स इन द टर्बाइन. टर्बाइन के ब्लेड पे जो पानी स्टोर होता है वो लगता है, कॉजिंग देम टू टर्न. उससे टर्न होता है. द टर्बाइन स्पिन्स ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. वो जनरेटर को घुमाता है टर्बाइन. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मैच है. द पुलिचिंतला डैम is a built across the Krishna river. It is a multi-purpose in nature, supplying irrigation water to the Krishna delta and generating hydropower and flood control. Second statement incorrect match है. Almaty Dam is a built across the Krishna river, northern Karnataka. Almaty Dam कृष्णा नदी पे है और पुलिचिंतला भी आपका कृष्णा नदी पे था. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. Idukki Dam is built across the Periyar in Idukki district of Kerala. It is used for the power generation and irrigation. Fourth statement incorrect match है. Somashila Dam is built across the river Pennar in Nellore district of Andhra Pradesh. It is used generation for the drink and water purpose. वही power generation and drinking के लिए यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. With reference to the inputs of the iron industry, consider the following statements. लोहे की इंडस्ट्री के बारे में बात कीजिए. फर्स्ट है हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट इज़ यूज एज एन ओर टू एक्सट्रैक्ट आयरन. हेमाटाइट या मैग्नेटाइट को यूज़ किया जाता है एज ए आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. सेकंड है कोल कैन बी यूज एज ए फ्यूल इन द ब्लास्ट फर्नेस. कोल को यूज़ किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में. थर्ड है लाइमस्टोन इज़ यूज एज ए फ्लक्स टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अर्थ. चूने को यूज़ किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूज़ करने के लिए ओर का. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली और सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड.
तो इसका सॉल्यूशन डी है। आयरन इंडस्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री एज इट provide raw material for the many capital goods and industry. In India, it is the one of the 8 core sector in industry. मतलब इंडिया में कुछ कोर सेक्टर इंडस्ट्री बताई गई, उसमें आयरन और भी कोर सेक्टर इंडस्ट्री है, क्योंकि इनका परसेंटेज रहता है कि जो हमारा इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसमें मेन 8 कोर इंडस्ट्री का परसेंटेज रहता है। इन 2019 इंडिया रिप्लेस जापान एज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। तो सेकंड नंबर पे स्टील प्रोड्यूसर में इंडिया आ गया जापान को रिप्लेस करके। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर इज द इन द आयरन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए खनिज लवण को इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। कोल कैन बी यूज एज ए फ्यूल इन द ब्लास्ट फर्नेस। कोल को एज ए ब्लास्ट फर्नेस में यूज किया सकता है। कोल हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़ इंक्लूडिंग सल्फर्स। कोल में सल्फर होता है विच रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ द फर्नेस, जो भट्टी की एफिशिएंसी कम कर देता है। दिस कोल इज कुक्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। दिस कुक्ड कोल इज नोन एज द कोक। जो कुक मान लो पहले भुना हुआ कोयला, उसको कोक बोलते हैं। एंड इट इज़ द कोक विच इज़ यूज इन द ब्लास्ट फर्नेस, जो भट्टियों में यूज होता है ऑफ द आयरन इंडस्ट्री। बट इन सम ऑफ द रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लाइक द ब्लास्ट फर्नेस एंड ग्रेनुलेटेड कोल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है। इट यूजेज डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द कोल इनटू द ब्लास्ट फर्नेस टू रिप्लेस सम अबाउट 1/3 ऑफ द कोक। तो इसमें डायरेक्ट ही इंजेक्ट किया जाता है कोल को विदाउट कोक बनाए हुए। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइमस्टोन इज एडेड टू द फर्नेस एज ए फ्लक्स टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयरन ओर। लाइमस्टोन को एडिट किया जाता है फर्नेस भट्टी में एज ए फ्लक्स टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, जिससे आयरन ओर कम ही टेम्परेचर पे पिघल जाए। समटाइम्स सीड्राइट ओर यूज्ड एज इट सेल्फ इज फ्लक्सिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लाइम इन इट। सीड्राइट ओर यूज़ की जाती है। हाउएवर इट हैज़ लेस देन 40% ऑफ द आयरन। 40% से कम आयरन ही होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द हिमालय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय फेसिंग इंडिया आर स्टीपर। जो साउदर्न का स्लोप है ज़्यादा स्टीप रहता है, एकदम ढलान है। दोज फेसिंग द तिब्बत साइड आर जनरली जेटन। मतलब जो तिब्बत की साइड है वो ढलान कम है, इंडिया की साइड है जो ढलान ज़्यादा है। सेकंड है हिमालय राइज ऑलमोस्ट एब्रप्टली फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड असम। हिमालय एक ही एब्रप्टली मतलब एकदम से ही प्लेन है वेस्ट बंगाल एंड असम में। कंचनजुंगा स्ट्रेडल्स अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ द इंडियन एंड भूटान। कंचनजुंगा जो है पास वो इंडिया एंड भूटान के बॉर्डर पे है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय हाईएस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। इट एक्सटेंड्स इन द शेप ऑफ एन आर्क फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ द अबाउट 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया between the Indus Gorge in Jammu and Kashmir in the west and Brahmaputra Gorge in the Arunachal Pradesh in the east. हिमालय क्या है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में. इट एक्सटेंड फ्रॉम द शेप ऑफ द आर्क फ्रॉम ए डिस्टेंस फ्रॉम द 2500 किलोमीटर फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्दर्न बाउंड्री. तो ईस्ट से वेस्ट 2500 किलोमीटर है हिमालय. इन जम्मू एंड कश्मीर इन वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्रा गोर्ज इज अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट. अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट में है. द साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय फेसिंग इंडिया स्टेपर, मतलब इंडिया की तरफ ज़्यादा एकदम स्टीप है स्लोप और तिब्बत की तरफ कम है. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द ब्रेथ ऑफ द हिमालय रेंजेस बिटवीन 1400 किलोमीटर इन द वेस्ट टू द 150 किलोमीटर इन द ईस्ट. मतलब चौड़ाई हिमालय की 150 किलोमीटर ईस्ट में, 400 किलोमीटर वेस्ट में है. सिंस द ब्रेथ इज रिलेटिवली स्मॉल इन ईस्ट, हिमालय राइज ऑलमोस्ट अब्रप्टली फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड असम. That is why two of the highest peaks of Himalaya, Mount Everest in Nepal and Kanchenjunga, are not very far from the plains. ये दूर नहीं है. Third statement incorrect है. Kanchenjunga is the third highest peak in the world. It is situated along the Sikkim and Nepal border. Its height is 8598 meter above the mean sea level. The Kosi River has its source from the glacier of the Kanchenjunga and Mount Everest. इट रिमेन्स कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर. ये बर्फ से ढकी रहती है पूरे साल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
The region witnessed the most rapid industrial growth in the post-independence period. Since this region is away from the coal fields, its development is dependent on the hydroelectric plants. Along with the cotton mills, the loom industry spread very rapidly. Which of the following industry region is being referred to as above passage? इस पैसेज में कौन सी इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादा एकदम से ग्रो किया. सिंस द रीजन इज अवे फ्रॉम द कोल फील्ड से दूर है. द इज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो पानी से बिजली बनाई जाती है उस पर डिपेंड करती है. वो अलॉन्ग विद द कॉटन मिल्स द लूम इंडस्ट्री स्प्रेड वेरी रैपिडली. विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कॉटन इंडस्ट्री के साथ में ही ये बहुत फैली है. तो इस कौन सी इंडस्ट्री है? ए है बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन, बी है हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, सी है दिल्ली गुड़गांव मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन एंड डी है विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन. तो इसका करेक्ट आंसर ए है बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन. इट विटनेस द मोस्ट रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ. तो बेंगलोर चेन्नई जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो ज़्यादा फैला है. अपनी स्वतंत्रता के बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टू टेक रूट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कॉटन ग्रोइंग एरिया. अलॉन्ग विद द कॉटन मिल्स द लूम इंडस्ट्री स्प्रेड वेरी रैपिडली. Since this region is away from the coal fields, its development is dependent on the hydroelectric plants like Paikra hydroelectric plants, Mullai Periyar Dam etc. Important industries are textile, rail wagons, diesel engine, radio, light and engineering goods, rubber goods, medicine, leather goods etc. ये हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. With reference to the messenger ribonucleic acid, mRNA वैक्सीन है जो विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है द वीकेंड वायरस दैट कोज द डिजीज आर नॉट यूज फॉर द ट्रिगर ह्यूमन रिस्पॉन्स. जो कमज़ोर वायरस है यूज़ जो बीमारी का कारण होता है तो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इसमें यूज़ नहीं किया जाता है mRNA में, जैसे कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन में करते हैं. सेकेंड है द वर्क बाय द इंटरेक्टिंग विद द DNA टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स. तो जो वर्क किया जाता है DNA का मतलब स्टिमुलेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए. थर्ड है द वर्ल्ड फर्स्ट mRNA वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूजेज इज़ फॉर द कोविड-19. तो कोविड-19 के लिए पहली mRNA वैक्सीन यूज़ की गई है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. Messenger ribonucleic acid are single-stranded RNA molecules that transfer the information from the DNA to the cell's machinery that makes protein. तो ये प्रोटीन बनाते हैं. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मोलिक्यूल बोलते हैं. ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द DNA टू द सेल मशीनरी. DNA से मशीनरी में ट्रांसफ़र करते हैं. mRNA ही जो अपने मान लो बड़े से बच्चों में DNA ट्रांसफ़र करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स मैनी वैक्सीन पुट ए वीकेंड एंड इनएक्टिवेटेड वायरस. मतलब बहुत सारी जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस डाला जाता है बॉडी में, जैसे हम आजकल कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ नॉट केस इन mRNA में ऐसा यूज़ नहीं होता है. इंस्टीड दे टीच आवर सेल्स हाउ टू मेक प्रोटीन्स दैट ट्रिगर्स द इम्यून. वो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने को बताते हैं जिससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा. The immune response which produce antibodies is what protects us from the getting infected. The real virus enters. जब हमारे अंदर असली वायरस घुसेगा तो उसको वो फाइट करेंगे क्योंकि पहले ही वो प्रोटीन पैदा हो गया इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला mRNA के यूज से. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. दे डू नॉट अफेक्ट और इंटरेक्ट विद दी आवर DNA इन एनी वे. तो ये हमारे इफेक्ट नहीं करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं DNA से किसी भी वे में. mRNA नेवर इंटर्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स विच वर आवर DNA जेनेटिक मटेरियल इज केप्ट. कभी भी न्यूक्लियस सेल्स के न्यूक्लियस में इंटर नहीं करता है, जबकि हमारा DNA करता है, वो न्यूक्लियस में इंटर कर जाता है. द सेल ब्रेक्स डाउन एंड गेट रिड्स ऑफ द mRNA सून आफ्टर इट्स फिनिश्ड यूजिंग द इंस्ट्रक्शन. जो सेल है ब्रेक डाउन हो जाता है, गेट रिड ऑफ mRNA सून आफ्टर द फिनिश्ड यूजिंग इंस्ट्रक्शन. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. mRNA वैक्सीन हैज़ बीन स्टडीड बिफोर for the flu, Zika, rabies and cytomegalovirus. The two vaccines, one of them made by the Pfizer Biotech and other Moderna बनाई हुई है, makes the first this type of vaccine technology has been used approved for you. Therefore the world first mRNA vaccine is for the COVID-19 के लिए यूज हो गई है, जिसमें Pfizer और Moderna भी आते हैं और या BioNTech भी आती है. तो इसके लिए वैक्सीन स्टडी की गई थी, बट वो बनाई नहीं गई थी. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है.
that is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends so that they can get benefited. Okay friends, bye.